आप सुन रहे हैं गुनाहों का देवता। आज आप इसका सुनेंगे भाग 28। अगर आपने पिछला भाग नहीं सुना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ गया है, आप वहां जाकर सुन सकते हैं। इस तरह दिन कटने लगे। जब आदमी अपने हाथ से आंसू मोल लेता है, अपने आप ही दर्द का सौदा करता है, तब दर्द और आंसू तकलीफ देह नहीं होते। और जब कोई ऐसा हो कि जो कि आपके दर्द के आधार पर आपको देवता बनाने के लिए तैयार हो और आपके एक एक आंसू पर अपने 100 आंसू बिखेर दे, तब तो कभी कभी तकलीफ भी भली मालूम देने लगती है। लेकिन फिर भी चंदर के दिन कैसे कट रहे थे वह वही जानता था। लेकिन अकबर के महल में जलती हुई दीपक को देखकर अगर किसी ने जाड़े की रात यमुना के घुटनों घुटनों भर पानी में खड़े होकर काट दी, तो चंदर भी सुधा के प्यारे प्यारे खतों के सहारे समय काट रहा था, तो यह कोई ताजुब नहीं था। अपने अध्ययन में प्रौढ़, अपने विचारों में उदार होने के बावजूद चंदर स्वभाव से बच्चा था, जिससे जिंदगी कुछ भी करवा सकती थी, बशर्ते जिंदगी को यह आता हो कि इस भोले भाले बच्चे को कैसे बहलावा दिया जाए। बहलावे के लिए मुस्काने ही जरूरी नहीं होती, शायद आंसुओं से मन जल्दी बहल जाता है। बिनती के आंसुओं में चंदर सुधा की तस्वीर देखता था और बहल जाता था। वह रोज शाम को आता और बिनती से सुधा की बातें करता, जाने कितनी बातें, कैसी बातें, और बिनती के माध्यम से सुधा में डूबकर चला जाता था। क्योंकि सुधा के बिना उसका दिन कटना मुश्किल था, एक क्षण कटना मुश्किल था, इसीलिए बिनती उसकी एक जरूरत बन गई थी। वह जब तक बिनती से सुधा की बात नहीं कर लेता, तब तक जैसे वह बेचैन रहता, तब तक उसकी किसी काम में तबीयत नहीं लगती थी। जब तक सुधा सामने रही, कभी भी उसे यह नहीं मालूम हुआ कि सुधा का क्या महत्व है उसकी जिंदगी में। आज जब सुधा दूर थी तो उसने देखा कि सुधा उसकी सांसों से भी ज्यादा आवश्यक थी उसकी जिंदगी के लिए। लगता था वह एक क्षण भी सुधा के बिना जिंदा नहीं रख सकता। सुधा के अभाव में बिनती के माध्यम से वह सुधा को ढूंढता था, और जैसे सूरज के डूब जाने पर चांद सूरज की रोशनी उधार लेकर रात को उजियारा कर देता है, उसी तरह बिनती सुधा की याद से चंदर के प्राणों पर उजियारी बिखेर देती। चंदर इस तरह अपने सांसों की छांव में बिनती को दुबकाए रहा, जैसे बिनती सुधा का स्पर्श हो, सुधा का प्यार हो। बिनती भी चंदर के माथे पर उदासी के बादल देखते ही तड़प उठती थी। लेकिन फिर भी बिनती चंदर को हंसा नहीं पाई। चंदर का पुराना उल्लास लौटा नहीं। सांप का काटा हुआ जैसे लहरें लेता है, वैसे ही चंदर की नसों में फैला हुआ उदासी का जहर रह रहकर चंदर को झकझोर देता था। उन दिनों 2-2, 3-3 दिन तक चंदर कुछ नहीं करता था, बिनती के पास भी नहीं जाता था, बिनती के आंसू की भी परवाह नहीं करता था, खाना नहीं खाता था, और अपने को जितनी तकलीफ हो सकती थी देता था। फिर भी जो ही सुधा का कोई खत आता था वह उसे चूम लेता और फिर स्वस्थ हो जाता। बिनती चाहे जितना करे, लेकिन चंदर की इस भयंकर उदासी की लहरों को चंदर से छीन नहीं पाई थी। चांद कितनी भी कोशिश कर ले, वह रात को दिन नहीं बना सकता था। लेकिन आदमी हंसता है, दुख दर्द सभी में आदमी हंसता है। जैसे हंसते हंसते आदमी की प्रसन्नता थक जाती है, वैसे ही कभी कभी रोते रोते आदमी की उदासी थक जाती है और आदमी करवट बदलता है, ताकि हंसी की छांव में कुछ विश्राम कर फिर वह आंसू की कड़ी धूप में चल सके। ऐसे ही एक उदास शाम थी, जबकि चंदर के मन में आ रहा था कि वह थोड़ी देर हंस भी ले। बात यह थी कि उसे शैली की एक कविता बहुत पसंद आई, जिसमें शैली ने भारतीय मलयज के संबोधित किया था। बस वह शैली की कविता तो भूल गया, उसे याद आ गया आम की फाक और सुधा की शरारत भरी शोक आंखें। फिर तो एक के बाद एक दूसरी शरारतों ने प्राणों में उठ उठकर चंदर की नसों को गुदगुदाने लगी, और चंदर जाने क्यों उस दिन हंसने के लिए व्याकुल हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे सुधा की यह दूरी, यह अलगाव सभी कुछ झूठ है। सच तो वे सुनहले दिन थे जो सुधा की शरारतों से मुस्कुराते थे, सुधा के दुलार से जगमगाते थे, और जो कुछ भी हो जाए, सुधा उसके जीवन का एक ऐसा अमर सत्य है जो कभी डगमगा नहीं सकता। अगर वह उदास होता है, दुखी होता है, तो वह गलत है। वह अपने ही आदर्श को झूठा बना रहा है, अपने ही सपने का अपमान कर रहा है। और उसी दिन सुधा का खत भी आया, जिसमें सुधा ने साफ साफ तो नहीं पर इशारे से लिखा था कि वह चंदर के भरोसे ही किसी तरह दिन काट रही थी। उसने सुधा को एक पत्र लिखा, जिसमें वही शरारत, वही रिझाने की बातें थी जो हमेशा सुधा से करता था।
लेकिन जिसे वह पिछले 3 महीने से भूल गया था। लेकिन उसके बाद वह बिनती के यहाँ गया। बिनती अपनी धोती में क्रोशिया की बेल टाक रही थी। ले गिलहरी, तेरी दीदी का खत, लाओ मिठाई खिलाओ। हम क्यों खिलाएं, आप खिलाइए जो खिले पड़े हैं आज, बिनती बोली। हम क्यों खिलाएंगे, यहाँ तो सुधा का नाम सुनते ही तबीयत उठ जाती है। अरे चलिए, आपका घर मेरा देखा है, मुझसे नहीं बन सकते आप, बिनती ने मुंह चिढ़ाकर कहा। आज बड़ी खुश हैं। हाँ बिनती, एक गहरी सांस लेकर चंदर चुप हो गया। कभी कभी उदासी भी थक जाती है, और मुंह झुकाकर बैठ गया। क्यों, क्या हुआ? बिनती ने चंदर की बाह में सुई चुभो दी। चंदर चौंक उठा। हमारी शक्ल देखते ही आपके चेहरे पर मुहर्रम छा जाता है। अजी नहीं, आपका मुखमंडल देखकर तो आकाश के चंद्रमा भी लज्जित हो जाता होगा, श्रीमती बिनती बिदसी। चंदर ने हंसकर कहा। आज चंदर बहुत खुश था। बिनती लजा गई और फिर उसके गालों में फूल के कटोरे खिल गए और उसने चंदर के कंधे पर फिर सुई चुभोकर कहा, आपको एक बड़े मजे की बात बतानी है आज। क्या? फिर हंसिएगा मत और चिढ़ाइएगा नहीं, बिनती बोली। कुछ तेरे ब्याह की बात होगी, चंदर ने कहा। नहीं, ब्याह की नहीं, प्रेम की, बिनती ने हंसकर कहा और छिप गई। अच्छा, गिलहरी को यह रोक कब से? चंदर ने हंसकर कहा। अपनी माँ जी की शक्ल देखी है ना, काटकर कुएं में फेंक देंगी तुझे। अब क्या करे, कोई सिर पर जब प्रेम मढ़ ही दे तो, बिनती ने बड़ी आत्मविश्वास से कहा, और थी बड़ी खुले स्वभाव की लड़की। आखिर कौन अभागा है वह, जरा नाम तो सुने, चंदर बोला। हमारे महाकवि मास्टर साहब, बिनती ने हंसकर कहा। अच्छा, यह कब से? तूने पहले तो कभी बताया नहीं। अब तो जाकर हमें मालूम हुआ। पहले सोचा दीदी को लिख दें, फिर कहा वहां जाने किसके हाथ चिट्ठी पड़े, तो सोचा तुम्हें बता दें। हुआ क्या आखिर? चंदर ने पूछा। बात यह हुई कि हम दीदी के साथ पढ़ते थे, तब तक तो मास्टर साहब कुछ नहीं बोलते थे। इधर जब से हम अकेले पढ़ने लगे हैं, तब से कविताएं समझाने के बहाने दुनिया भर की बातें करते रहे। एक बार स्कंद गुप्त पढ़ाते पढ़ाते बड़ी ठंडी सांस लेकर बोले, काश कि आप भी देवसेना बन सकती। बड़ा गुस्सा आया। मन में आया कि कह दूं कि मैं तो देवसेना बन जाती, लेकिन आप अपना कवि सम्मेलन का पेशा छोड़कर स्कंद गुप्त कैसे बन पाएंगे? लेकिन फिर मैंने कुछ कहा नहीं। दीदी से सब बातें कह दी। दीदी तो हैं ही लापरवाह, कुछ कहा ही नहीं उन्होंने। और मास्टर साहब वैसे अच्छे हैं, पढ़ाते भी अच्छा हैं, लेकिन यह फतूर जाने कैसे इनके दिमाग में चढ़ गया। लेकिन इधर क्या हुआ? चंदर ने पूछा। अभी कल आए, एक हाथ में उनके एक मोटी सी कॉपी थी। दे गए तो देखा कि उनकी कविताओं का संग्रह है और उसका नाम उन्होंने रखा है बिनती। अभी आते होंगे। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता। अभी तक दीदी के भरोसे हमने सब छोड़ दिया था, अब पता नहीं कब आएंगे। अच्छा, लाओ वह संग्रह हमें दे दो, चंदर ने कहा, और बिशरिया से कह देना कि वह चंदर के हाथ पड़ गया। फिर कल सुबह तुम्हें मजा दिखाएंगे। लेकिन हाँ, पहले यह बता दो कि तुम्हारा तो कुछ झुकाव नहीं है उधर, वरना बाद में हमें कोसो, चंदर ने छेड़ते हुए कहा। अरे हाँ, मुसलमान भी हो तो बेहना के संग, कवियों से प्यार लगाकर कौन बवालत पाले, बिनती ने झेपते हुए कहा। दूसरे दिन सुबह पहुंचा तो बिसरिया साहब पढ़ा रहे थे। बिसरिया की शक्ल पर कुछ मायूसी, कुछ परेशानी, कुछ चिंता थी। उसको बिनती ने बता दिया था कि संग्रह चंदर के पास पहुंच गया है। चंदर को देखते ही वह बोला, अरे कपूर, क्या हाल है? और उसके बाद अपने को निर्दोष बताने के लिए फौरन बोला, क्यों, हमारा संग्रह देखा है? हाँ देखा है, जरा आप इन्हें पढ़ा लीजिए, आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। चंदर ने इतने कठोर सुर में कहा कि बिसरिया के दिल की धड़कनें डूबने सी लगी। वह कांपती हुई आवाजों में बहुत मुश्किल से अपने को संभालते हुए बोला, कैसी बात है कपूर, तुम कुछ गलत समझ रहे हो? कपूर एक उपेक्षा की हंसी हंसा और चला गया। डॉक्टर साहब पूजा करके उठे थे। दोनों में बातें होती रही। उनसे मालूम हुआ कि अगले महीने संभवतः चंदर की नियुक्ति हो जाएगी और 3 दिन बाद डॉक्टर साहब खुद सुधा को लाने के लिए शाहजहांपुर जाएंगे। उन्होंने बुआ जी को पत्र लिखा है कि यदि वह यहाँ आए तो अच्छा है, वरना चंदर को 2-3 दिन बाद यहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि बिनती अकेली है। चंदर की बात दूसरी है, लेकिन और लोगों के भरोसे डॉक्टर साहब बिनती को अकेले नहीं छोड़ सकते थे। अविश्वास आदमी की प्रवृत्तियों को जितना बिगाड़ता है, विश्वास आदमी को उतना ही बनाता है।
डॉक्टर साहब चंदर पर जितना विश्वास करते थे, सुधा चंदर पर जितना विश्वास करती थी और इधर बिनती उस पर जितना विश्वास करने लगी थी, उसके कारण चंदर के चरित्र में इतनी दृढ़ता आ गई थी कि वह फौलाद बन गया था। ऐसे अवसरों पर जब मनुष्य को गंभीरतम उत्तरदायित्व सौंपा जाता है, तब स्वभावतः आदमी के चरित्र में एक विचित्र सा निखार आता है, और वह निखार चंदर के चरित्र में बहुत उभर कर आया था। और यहाँ तक कि बुआ जी भी अपने लड़की पर अविश्वास कर सकती थी। वह भी चंदर को देवता ही मानती थी। बिनती पर और चाहे जो बंधन हो, लेकिन चंदर के हाथ में बिनती को छोड़कर वे निश्चिंत थी। डॉक्टर साहब और चंदर बैठकर बातें ही कर रहे थे कि बिनती ने आकर कहा, चलिए मास्टर साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। चंदर उठ खड़ा हुआ। रास्ते में बिनती बोली, हमसे बहुत नाराज है, कहते हैं तुम्हें हम ऐसा नहीं समझते थे। चंदर कुछ नहीं बोला, जाकर बिसरिया के सामने कुर्सी पर बैठ गया। तुम जाओ बिनती। बिनती चली गई। चंदर ने कहा बहुत गंभीर स्वरों में, बिसरिया साहब, आपका संग्रह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक शंका है। यह बिनती नाम के क्या माने हैं? बिसरिया अपने गले की टाई ठीक की। वह गर्मी में भी टाई लगाता था और दिन में नाइट कैप पहनता था। टाई ठीक कर खखार कर बोला, मैं भी यही समझता था कि आपको यह गलत फहमी होगी, लेकिन वास्तविक बात यह है कि मुझे मध्यकाल की कविताएं बहुत पसंद है। खास तौर से इसमें प्रार्थना शब्द बड़ा मधुर है। मैंने यह संग्रह तो बहुत पहले तैयार किया था। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब मैं बिनती से मिला। मैंने उनसे कहा कि यह संग्रह भी बिनती नाम का है। फिर मैंने उन्हें लाकर दिखा दिया। चंदर मुस्कुराया और मन ही मन कहा, है बिसरिया बहुत चालाक, लेकिन खैर मैं हार नहीं मान सकता, और बहुत गंभीर होकर बैठ गया। तो यह संग्रह इस लड़के के नाम पर नहीं है? बिल्कुल नहीं। और बिनती के लिए आपके मन में कहीं कोई आकर्षण नहीं? बिल्कुल नहीं। छी, आप मुझे गलत समझते हैं, बिसरिया बोला। छी, मैं भी कैसा आदमी हूँ, माफ करना बिसरिया, मैंने व्यर्थ में टोक दिया। बिसरिया यह नहीं जानता था कि यह दाव इतना सफल होगा। वह खुशी से फूल उठा। सहसा चंदर ने एक गहरी सांस ली। क्या बात है चंदर बाबू? बिसरिया ने पूछा। कुछ नहीं बिसरिया, आज तक मुझे तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारी भावना, तुम्हारी कला पर विश्वास था, पर आज से उठ गया। क्यों? गुनाहों का देवता यहीं तक। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।